और बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या काम किया है इलाके के लिए। हमने ये किया, हमने ये किया, हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने स्वास्थ्य के संस्थान खड़े किए, हमने शिक्षा के लिए ये काम किया, हमने बिजली के लिए ये काम किया, पानी के लिए ये काम किया। मित्रों, चुनाव में सब लोग आते हैं, आपने सुना होगा। कभी किसी कांग्रेस पार्टी के नेता को छाती ठोककर या समाजवादी पार्टी के नेता को छाती ठोककर ऐसे जनता के सामने जाकर के अपने काम को गिनाने की ताकत किसी नेता में रही? किसी में रही? ये छाती ठोककर जयप्रकाश निषाद ही हैं जो ये कहते हैं कि जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। इस बात को ये रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, चुनाव में लोगों के पास जाना और अपने बारे में जो किए गए कार्य हैं उसको रखना, ये राजनीति किसी और ने नहीं सिखाई। ये भारत की राजनीति में इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने ही ये राजनीति सिखाई है, संस्कृति लाई है कि जो कहते हैं वो करते हैं और जो कहेंगे वो करके देंगे। इस बात की हमको नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा जिंदाबाद। मित्रों, जब मैं ये सारी बातें आपके सामने कर रहा हूं तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी कोई सत्ता में बैठने के लिए नहीं आई। मैं इतने दूर से चल करके सिर्फ जयप्रकाश निषाद को विधायक बनाने नहीं आया। विधायक हमारा माध्यम है। इनके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से देवरिया की, रुद्रपुर की, उत्तर प्रदेश की और देश की तस्वीर और तकदीर बदलने आए हैं। इस बात को हमको समझना और फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपकी उंगली में बहुत ताकत है, बहुत ताकत। कैसे बदलाव लाते हैं उसको समझने की जरूरत है। देखिए, आपने जयप्रकाश निषाद को चुनाव जिताया, मंत्री बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? इनके बनने से आपने अपनी उंगली से कमल का निशान दबाया था। ये मंत्री बने और इन्होंने 5 साल में, बताइए, यहां मेडिकल कॉलेज अप्रूवल कराया कि नहीं कराया? आपके सिंचाई का पानी अंतिम छोर तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? आप बताइए, बिजली पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? तो इसलिए याद रखो कि यह व्यक्ति को भेजना नहीं होता, व्यक्ति के माध्यम से अपने आप को विकास के साथ जोड़ना होता है। इसको हमको समझना। अब आपने अभी आपने नारा जय श्री राम का लगा दिया। अब देखिए, अब देखिए, ये नारा तो सदियों से लग रहा है और सदियों से हमारी इच्छा थी कि हम वहां पर जय श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर बनाए। थी कि नहीं थी? लेकिन इसी को जब सरकार और आदमी गलत भेजा था तो बताइए, राम भक्तों पर गोली चलाई थी सपा ने कि नहीं चलाई थी? चलाई थी कि नहीं चलाई थी? इन्हीं कांग्रेसियों ने राम जन्मभूमि को लटकाया था, भटकाया था, अटकाया था कि नहीं अटकाया था? अटकाया था कि नहीं अटकाया था? लेकिन जब आपने अपनी उंगली से सही बटन दबाया, कमलेश पासवान को भेजा, तो मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बैठे और सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वसम्मति से भव्य राम मंदिर बनाने की इजाजत दी। ये भी
बहुत से बूढ़े हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं। आप सन 50 से नारा लगा रहे थे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं होंगे। लगाते थे कि नहीं लगाते थे? सन 50 से लगा रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दे दिया अपना, सिर्फ इसीलिए कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चले। लेकिन धारा 370 विराजमान थी। आपने इसी उंगली से, अपनी उंगली से कमलेश पासवान के लिए बटन दबाया, आपने सांसद बनाया और उस सांसद ने मोदी जी के हाथ मजबूत करके अपनी उंगली से पार्लियामेंट में बटन दबा करके धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये भी हमको याद है। अब 156 कानून जो भारत के जम्मू कश्मीर में नहीं लगते थे, वहां हरिजन भाइयों को, दलित भाइयों को रिजर्वेशन नहीं था। वहां आदिवासी भाइयों को राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं था। वहां भ्रष्टाचार के उन्मूलन का कानून लागू नहीं था। इसलिए जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार किए चलो, कोई पूछता नहीं था। वहां महिलाओं के उत्पीड़न पर कोई भी कानून नहीं था। वहां बच्चों पर उत्पीड़न का कोई भी कानून लागू नहीं था। लेकिन आपने धारा 370 को गिराया। अब भारत के 156 कानून जम्मू कश्मीर में लग रहे हैं। ये आपकी उंगली का कमाल है, ये आपको समझना चाहिए। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं कहा था कि ये 13वीं शताब्दी का काला कानून मुस्लिम महिलाओं पर 3 तलाक, इसको समाप्त करना चाहिए? कहा था कि नहीं कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? और कहा था कानून बनाओ। किसी में ताकत नहीं थी। सब लोग तुष्टीकरण की राजनीति में दबे हुए थे। ये मोदी जी ने इच्छा शक्ति दिखाई और फिर आपकी उंगली ने पासवान को भेजा और उसकी उंगली ने फिर से बटन दबा करके 13वीं शताब्दी के कानून को ध्वस्त कर दिया और मुस्लिम महिलाओं को आजाद कर दिया मोदी जी के नेतृत्व में। और 3 तलाक का कानून समाप्त हो गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये 3 तलाक का कानून पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, ईरान में नहीं है, इराक में नहीं है, सीरिया में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है। ये सब मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक देश हैं, लेकिन यहां ये कानून लागू नहीं है। और हमारा भारत जो धर्मनिरपेक्ष था, यहां 13वीं शताब्दी का कानून 3 तलाक चला था। मुस्लिम बहनों को आजाद कराने का काम किया तो आपके वोट ने और मोदी जी के नेतृत्व ने इसको भी धाराशाही कर दिया। मित्रों, ये होता है वोट का कमाल। आपके यहां चुनाव 3 तारीख को है। 3 तारीख को फिर से आपने ये कमाल दिखाना है। मैं वोट इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि आप जयप्रकाश निषाद जी पर रहम कीजिए या इन पर ध्यान दीजिए या आशीर्वाद दीजिए। मैं वोट इसलिए मांगने आया हूं कि अपने हकों की रक्षा के लिए उसका माध्यम है तो जयप्रकाश निषाद है, उसको लेकर के आना चाहिए। और इसीलिए दूसरी बात, आप बताइए, पहले भी दिवाली आती थी तो अयोध्या में दीपोत्सव क्यों नहीं मनता था? पहले भी कुंभ होता था तो ये भव्य कुंभ, ये दिव्य कुंभ क्यों नहीं होता था? पहले भी कृष्ण की जन्माष्टमी आती थी तो मथुरा क्यों नहीं सजता था? और पहले भी दीपावली आती थी वाराणसी में तो पहले क्यों नहीं सजता था? और पहले भक्तजन काशी में गंगा स्नान करके गलियों से होकर के काशी विश्वनाथ जाते थे
और अब मोदी जी के आशीर्वाद से गंगा में डुबकी लगाओ और पवित्रता के साथ सीधे काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाओ। ये परिस्थिति ये है अंतर, ये है आपकी उंगली की ताकत, यह है वोट देने का नतीजा। इसको समझो। आप बताइए, दुर्गा पूजा के विसर्जन पर रोक लगती थी कि नहीं लगती थी? सरस्वती पूजा के विसर्जन पर रोक लगती थी कि नहीं लगती थी? आज भव्य तरीके से विसर्जन भी होता है और पूजा भी होती है। यह है आपकी उंगली की ताकत और यह है आपके लोगों का अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का तरीका। और फिर आ गया है वो त्योहार 3 तारीख को, भले तरीके से इसको मनाना है। मित्रों, हमारी पार्टी गरीबों, मोदी जी के नेतृत्व में गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति, हमारी महिला शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान भाई, इनको मुख्य धारा में लाने का काम कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं दम के साथ कह रहा हूं। बताइए, जब कोरोना आया और जब लॉकडाउन लग गया और जब न पोस्ट ऑफिस था, न पोस्टमैन था, न बैंक चलता था, उस समय मोदी जी ने महिलाओं के 20 करोड़ खाते में, जनधन खाते में 500-500 रुपए पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? ये है मातृशक्ति की ताकत, ये है मातृशक्ति। आप बताइए, हर 3 महीने पर किसान भाइयों के खाते में मोदी जी 2-2 हजार रुपए पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे? पहुंचा रहे कि नहीं पहुंचा रहे? अभी तक 10 किश्तों में 180 लाख करोड़ रुपए, 10 करोड़ 50 हजार के 50 लाख किसान के खाते में मोदी जी ने 2-2 हजार रुपए पहुंचाया है 10 किश्तों में। और इसी तरीके से आप बताइए, 18,000 गांव बिना बिजली के थे, 18,000 गांव। मोदी जी ने 1,000 दिन के अंदर ये सारे गांव को बिजली दी कि नहीं दी? बताइए, आप क्या बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची? बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची? मैं 2012 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में आया था, तो मेरे साथ रात को घूमने वाले सौर ऊर्जा की लाइट लेकर के चलते थे और हमको पता नहीं चलता था कि कहां नाली है, कहां सड़क है, कहां गिरेंगे, कहां पड़ेंगे। और आज बिजली ही बिजली है। और बोलो, 24 घंटा बिजली रहती है कि नहीं रहती है? रहती है कि नहीं रहती है? ये मजाक करते थे अखिलेश बाबू, ये कहते थे कि बिजली लाना कोई आसान काम नहीं है। और मोदी जी ने कहा था 56 इंच का सीना है, बिजली पहुंचा करके दिखाएंगे और पहुंचा करके दिखाएंगे। आप बताइए, 2.5 करोड़ घर थे जिनको बिजली नहीं थी, 2.5 करोड़ घर। प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के अंदर 2.5 करोड़ घर को बिजली पहुंचाने का काम किया। और तार भी सरकार की, खंभा भी सरकार का, स्विच भी सरकार का, और वह बिजली देने का काम 2.5 करोड़ घरों को किया। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आप बताइए, ये महिलाएं हमारी लकड़ी का चूल्हा जलाती थी कि नहीं जलाती थी? गांव में लकड़ी इकट्ठा करके चूल्हा जलाती थी कि नहीं जलाती थी? कंडा इकट्ठा करती, कंडा बोलते हैं ना, गोइठा को कंडा बोलते हैं। कंडा दीवार पर ठोक करके, तैयार करके उससे चूल्हा जलाती थी कि नहीं जलाती थी? और मोदी जी ने 10 करोड़ बहनों के घर में चूल्हा और गैस का सिलेंडर पहुंचा करके, और अब हमारी बहनें लाइटर से टक से जलाती है और 15 मिनट में चाय पिला देती है अपने पतिदेव को और बोलती है जाओ काम कर जाओ। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बहनों? मैं ठीक बोल रहा हूं बहन? आप यहाँ चूल्हा पहुंचा। और अब योगी जी ने तय किया है 3 तारीख को जयप्रकाश निषाद को भेजेंगे। दिवाली में और होली में
एक एक सिलेंडर गैस का मुफ्त पहुंचेगा आपके घर। इसकी ये आयुष्मान भारत, ये आयुष्मान भारत, भारत की जनसंख्या है 130 करोड़। 50 करोड़ लोगों को मोदी जी ने, जो भारत की 40% की आबादी है, उनको स्वास्थ्य में गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए उनको हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। 5 लाख रुपए इलाज के लिए। जयप्रकाश जी हैं, इनसे पूछिए जब कोई गरीब आदमी के यहाँ किसी को कैंसर हो जाता था तो वो आदमी आकर के इनके यहाँ दरखास्त लगाता था और कहता था कि मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से हमको राहत दिलाओ। इन्होंने बताया भी कि 300 लोगों को इन्होंने राहत दिलाई है। ये मुख्यमंत्री के पास जाते थे, ये प्रधानमंत्री के पास जाते थे और गरीब आदमी का जो इन तक न पहुंचे, या तो उसका खेत बिक जाता था या उसका मकान बिक जाता था इलाज कराते हुए। आज मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को, परिवारों को, 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए उनके इलाज के लिए व्यवस्था की है। यह भी हमको ध्यान रखना है। हमारी महिलाएं बैठी है, हमारी बहनें बैठी है। आज से पहले लोगों ने मोदी जी के स्वच्छता अभियान की खिल्ली उड़ाई, मजाक किया, कहा कि लाल किले के प्राचीर से ये प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करता है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि आज हमारी बहनों 11 करोड़ इज्जत घर, स्वच्छ शौचालय घर में बनाकर, जो बहनें खेतों में जाया करती थी, जो बच्चे खेतों में जाया करते थे, आज उत्तर प्रदेश में कोई भी खेतों में नहीं जाता है। सबको इज्जत घर घर में दिया गया है। 11 करोड़ इज्जत घर बना। और अभी जयप्रकाश जी चिंता कर रहे थे और कह रहे थे कि गरीब कल्याण अन्न योजना में राशन मिली कि ना मिली, राशन मिली कि ना मिली, पहुंचे कि ना पहुंची। और मोदी जी का राशन अलग से और योगी जी का राशन अलग से, और तेल और चना अलग से, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये डबल इंजन, ये डबल इंजन, मोदी जी का अलग से राशन और योगी जी का अलग से, ये है डबल इंजन। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये गरीब, गांव, पीड़ित, शोषित, दलित समाज का अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति, उसको अगर ताकत दी है तो मोदी जी ने और योगी जी ने दी है, ये याद रखना। और उसमें मदद पहुंचाई है तो जयप्रकाश की निशान होने। मित्रों, विकास के दृष्टि से आप बताइए, आपके सड़कों का जाल बिछ रहा है कि नहीं बिछ रहा। पक्की सड़कें पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। कहीं गंगा एक्सप्रेस, कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस, कहीं गोरखपुर एक्सप्रेस, कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस, और एक नहीं 4 लेन 6 लेन। मैं सबको बोलता हूं, यह सड़क नहीं है, ये विकास की गंगा है। याद रखना, इसी से विकास होने वाला है, ये भी हमको ध्यान रखना। अटल यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी आ गई उत्तर प्रदेश में, आयुष यूनिवर्सिटी आ गई, 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गए। अब यहाँ के लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए, अब आपका इलाज गोरखपुर में हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखिए। और देवरिया में मेडिकल कॉलेज अप्रूव हो गया है, आने वाले समय में वहां मेडिकल कॉलेज बनेगा और आपका इलाज वहां मुफ्त होगा। इसकी बन गया, चलिए बन गया। हमने तो सोचा था कि अप्रूव ही हुआ, बन गया, तो बस अब आपने भी जयप्रकाश जी को बढ़ा देना है। इसकी मित्रों, इस साल के बजट में मोदी जी ने युवाओं के लिए
60 लाख नौकरियां एक साल में देना तय किया है। कितना? 60 लाख नौकरियां। और उसी तरीके से 25,000 किलोमीटर की सड़क एक साल में बनेगी और 20,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च होगा। 3 करोड़ 80 लाख मकान बनेंगे और उस पर 60,000 करोड़ रुपए यही 22-23 में खर्च होगा। और लगभग 3 करोड़ 80 लाख घरों में पानी पहुंचेगा और 1,56,000 करोड़ के घर बनेंगे जिसपे 48,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। आज हमसे कोई पूछता है कि 5 साल में क्या हुआ, मैं बोलता हूं 5 साल में उत्तर प्रदेश में 10 नए विश्वविद्यालय खुले, 78 कॉलेज खुले, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। आपके यहां 15 मेडिकल कॉलेज थे, आज 59 मेडिकल कॉलेज हैं। सबसे ज्यादा प्रदेश में उत्तर प्रदेश है। 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुला। और आपकी जो आर्थिक जगत है वह 7वें नंबर पर खड़ा था। योगी जी ने माफिया राज को समाप्त करके उसको दूसरे नंबर पर पहुंचाया है। एक बार जयप्रकाश जी को भेजोगे तो वह पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश खड़ा हो जाएगा। इसको भी हमको ध्यान रखना। और हमने तय किया है कि अगली सरकार योगी जी की होगी, उसमें किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। मुफ्त बिजली हमने तय किया है कि दिवाली और होली, जैसा मैंने बताया, मुफ्त में 2 सिलेंडर दिए जाएंगे। और बहनों के लिए पढ़ने के लिए उनको स्कूटी और मोपेड दिया जाएगा। और नौजवानों को 2 करोड़ लोगों को लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा ताकि वो पढ़ाई में आगे बढ़ सके। मित्रों, आप बताओ, योगी जी ने ये माफिया राज समाप्त किया कि नहीं किया? गुंडा राज समाप्त किया कि नहीं किया? ये देशद्रोहियों को जेल के अंदर डाला कि नहीं डाला? मित्रों, हम लोगों ने तय किया है कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, ये उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर बनेगा। कहां बनेगा? एक बनेगा देवबंद में, एक बनेगा मेरठ में, एक बनेगा रामपुर में, एक बनेगा आजमगढ़ में, एक बनेगा कानपुर में, एक बनेगा बहराइच में। यानी देश के साथ गद्दारी करने वाला व्यक्ति कोई नहीं बचेगा। ये बात सबको ध्यान रखना। एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर इन सब जगहों पर बनेगा, देवबंद से लेकर बहराइच तक। और आप बताइए, 5 साल पहले यही आजम खान दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? ये मुख्तार अंसारी दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? दंदनाता था कि नहीं? ये अतीक अहमद दंदनाता था कि नहीं? और पिछले 5 साल से ये तीनों जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। गुल्ली डंडा। आखिर देखो, इनका दोष और इनका क्राइम बराबर था। जब अखिलेश मुख्यमंत्री था तो ये दंदनाते थे। कानून वही था और कानून को तोड़ने वाला भी वही था। और आंखों में पट्टी डाल करके अखिलेश भी मुख्यमंत्री वही था। और जब योगी मुख्यमंत्री बने तो ये तीनों जेल के अंदर गुल्ली डंडा खेलने लग गए। ये आप बताइए, अखिलेश जी के जमाने में 200 दंगे हुए कि नहीं हुए? 200 दंगे हुए कि नहीं हुए? मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ कि नहीं हुआ? और पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछले 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ।
आप बताइए, मुजफ्फरनगर में 93 लोगों की जानें गई थी कि नहीं गई थी? आप बताइए, 5000 परिवार पलायन किए थे कि नहीं किए थे? कैराना में 60 परिवार पलायन कर गए थे कि नहीं कर गए थे? अब ये सब अखिलेश के जमाने में पलायन कर गए और योगी जी के जमाने में वापस आकर के फिर से बस गए। ये है अंतर। फर्क साफ है, फर्क साफ है। सोच ईमानदार है, नेता दमदार है और नेता असरदार है। इस बात को इसीलिए मित्रों, जब मैं आपसे इन सारी चीजों की चर्चा करता हूं तो मैं आपके सामने और मैं मीडिया के साथियों से भी कहूंगा कि मेरी बात को नोट कर लेना और जब अखिलेश जी आएंगे तो उनसे पूछना। आजकल टीवी में चला हुआ है, आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है, आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है। बोलो, आतंकवाद मुद्दा है कि नहीं है? आतंकवाद मुद्दा है कि नहीं है? मैं आपके सामने कुछ विषयों को रखना चाहता हूं। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे